ये मोशन को जो हम लोग आज समझेंगे, तो मोशन चैप्टर को समझने से पहले तो इसे समझेंगे सबसे पहले स्टेट। क्या समझेंगे? स्टेट को समझेंगे, ठीक है। और स्टेट में भी देखिए फिजिक्स में आप केमिस्ट्री में स्टेट पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में स्टेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में पाए जाते हैं। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ 2 ही स्टेट होता है। फिजिक्स में क्या होता है? एक तो या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा, ठीक है। अभी हम वो चैप्टर में वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटीज़ को, जो भी क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर्ड करते हैं ना, मतलब जो नापा जाता है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो एसआई यूनिट जो होता है ना, वो हम लोग समझेंगे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो सब जानते होंगे बच्चे के डिस्टेंस क्या होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि प्रतिस्थापन क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, ठीक है। तो वो समझेंगे। उसके बाद क्या है आपको, एक स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड सबको पता है, ये वेलोसिटी। अच्छा, ये डिस्टेंस एंड जो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है ना, बस इतना समझ लीजिए, ये डिस्टेंस छोटा वाहन है और डिस्प्लेसमेंट उससे बड़ी वाहन है। उसी तरह स्पीड छोटा वाहन है और वेलोसिटी एक बड़ी वाहन है। क्लियर? एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, और एक वेलोसिटी क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन भी दो मोशन, देखिए मोशन के नेचर जो है ना, वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग जो उसके जो मोशन होंगे। कहने का अर्थ है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट टाइप का मोशन हो सकता है। तो उस आधार पर मोशन के अदर टाइप्स होते हैं। क्लास 9th के लेवल के लिए मोशन जो आपको जो बांटा गया है ना, वो एटलीस्ट 3 आपको पढ़ना हो। क्लास 9th के लेवल में आपको लगभग 3 टाइप्स के पढ़ने होंगे। लेकिन उस 3 टाइप्स के वो तो अलग है। वो कौन से मोशन हो जाएंगे? वो मोशन का जो अदर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका मोशन अलग होता है। जैसे कि सपोज दैट गाड़ी का, एक कार का मोशन एक अलग होगा, अर्थ का मोशन एक अलग होगा, ठीक है। एक पंछी का जो मोशन होता है, बर्ड्स का, वो एक अलग होगा। हमारा मोशन एक अलग होगा। सबका मोशन अपना अलग अलग हो सकता है ना। पंखा का एक मोशन अलग होगा, तो सबका मोशन अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद समझेंगे इस चैप्टर में समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब उसी का ही समझ लीजिएगा। हम लोग ये स्पीड समझते हैं ना, हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद हम लोग जो समझेंगे वो एक्सेलरेशन ही समझेंगे। उसी तरह जिस तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसी तरह समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझेंगे। इक्वेशन कुछ सर्कुलर मोशन क्या होते हैं वो समझेंगे, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन समझेंगे। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम ये चैप्टर के जो ये सब फैक्ट हमको पता होगा। कोई डाउट यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स में कितने टाइप के स्टेट होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में 2 टाइप के स्टेट होते हैं। कितने टाइप के स्टेट होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं आपको रेस्ट और एक होते हैं आपको मोशन। रेस्ट को हम लोग कहीं कहीं पर स्टेशनरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब रेस्ट का क्या मतलब होता है? जिसका पोजीशन क्या होता है? एक फिक्स्ड होता है। जैसे कि एक ट्री हो गया, हाउस हो गया, स्कूल हो गया एंड फैक्ट्री एक्सेट्रा, जो भी आप देख रहे हैं जो कि आपका एक फिक्स्ड है। जैसे कि घर है, ये क्या है? हाउस, जो हम लोग जिस घर में है, तो वो क्या है? एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब फिक्स्ड में भी थोड़ा सा आपको समझना होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन में क्या होता है। सपोज दैट हम एक, अच्छा, कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे। क्या किए होंगे? ट्रेन में आप सफ़र किए होंगे। ये आपका आगे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर इसमें इस बस में भी आपको एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना, ये इसको इस तरह से देख रहा है, तो लग रहा है कि ये बस में ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति इधर जा रहा है। क्या हो रहा है? ये इधर की ओर जा रहा है। तो जब जा रहा है तो लगेगा क्या नहीं कि ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक मोशन में है। और यहाँ पे सपोज दैट एक ट्री भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ट्री भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से समझिएगा कि ये जो जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, इन दोनों, ये जो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन है मोशन में? सवाल ये है कि ये मान लीजिए, इसको हम अगर हम कहें, इसको हम नाम दे दें ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। और इसको नाम दे देते हैं बी। हम पूछे आपसे कि ए और बी दोनों में से कौन मोशन में है, तो कौन सा मोशन में होगा? ए और बी? हाँ, मोशन में कौन होगा?
कैसे नहीं हुआ कोई? ये तो रेस्ट में नहीं, अभी समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं, यहाँ तक समझिएगा। यहीं पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि रेस्ट और मोशन में कैसे कोई ऑब्जेक्ट पता चलता है। जब हम कोई भी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम मतलब टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कोई भी 1 सेकेंड भी, चाहे कोई भी कितना भी समय हो, अगर समय के अनुसार किसी का पोजीशन आपको यहाँ से यहाँ हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? वो मोशन में है। क्या है वो? मोशन में है। तो अब एक बात बताइए, अभी ये कहाँ है आपका? ये यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर आपको गाड़ी आएगा, क्या होगा? यहाँ पर होगा। अब हमको बताइए, ये अब इतना दूर हो गया, कितना दूर हो गया? इतना दूर हो गया। तो जब इसका पोजीशन अभी यहाँ था, इसका पोजीशन क्या हो गया? यहाँ हो गया। तो ये क्या कहेंगे? हम इसको मोशन में कहेंगे। तो ये व्यक्ति मोशन में है, लेकिन सवाल क्या है कि ये तो हिला भी नहीं, ये तो गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ये फिर कैसे मोशन में है? तो मोशन में कहने का अर्थ ये है, जब किसी भी हम लोग जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तक हम लोग कोई भी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है कि जो भी समय के कुछ भी समय के अनुसार, ठीक है, कोई भी समय के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका पोजीशन में चेंजेस आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो मोशन में है, वो गति में है। लेकिन अब हम लोग क्लास 9th में हैं, तो हम लोग क्लास 9th में थोड़ा सा एडवांस होंगे, और ये क्लास 9th में एडवांस होने के बाद सीधे हम क्लास 11th में जाएंगे और थोड़ा सा डीपली पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लास 10th में ये आपको है नहीं, ठीक है। क्लास 9th में आपको जो समझना है ये समझना है कि सिर्फ अब हम लोग टाइम वाला बात नहीं समझेंगे कि हाँ, जो टाइम के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चेंज हुआ है उसका जगह, तो वो क्या कहेंगे? मोशन में। अब ये हम लोग समझेंगे कि वो क्या है। अब रेफरेंस पॉइंट समझेंगे कि अगर वो एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। एनसीईआरटी के बुक में आपको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के बारे में आपको दिया हुआ है। कहने का अर्थ है कि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इसके बीच में दूरी हुआ है ना, तो ये क्या कहा जाएगा कि ए क्या कहेगा बी को? अच्छा, ट्रेन में क्या होता है, जब हम लोग बैठते हैं तो एक ट्रेन से जब जाता है तो दूसरा पेड़ लगता है ना बीच से, कि पेड़ चल रहा है, पेड़ मेरे बगल से गुजर रहा है, जबकि पेड़ तो स्टेशनरी है, ट्री तो स्टेशनरी है ना। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि ट्री हमारे दूर जा रहा है? ट्री मोशन में है, हमको तो यही लगता है ना कि ट्री मोशन में है, लेकिन एक्चुअली में ट्री क्या होता है? स्टेशनरी होता है। हम ट्री के पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए हम जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप कार से जा रहे थे और आप हमको देख लिए, हम जबकि वहीं पे खड़े थे, आप यहाँ से मेरे बगल से क्रॉस किए, आपको लगेगा कि सर कहीं जा रहे हैं, जबकि हम तो खड़े थे। आप बोलेंगे सर आप कहीं जा रहे थे, हम तो बोलेंगे नहीं हम तो खड़े थे, ठीक है। जबकि हम आपसे बोलेंगे कि आप कहीं जा रहे थे, लेकिन नहीं सर हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, तो बस बैठे हुए थे एक जगह, हम तो कहीं चल भी नहीं रहे थे। तो होता है क्या ना कि जब हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट पर माना जाता है कि हम लोग क्या गति में है कि नहीं गति में है, तो जब हम कहेंगे कि ये इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि बी के ए के ये जो बी है ना, सॉरी ये वाला आपको ए है, ये आपको कौन है? आपको ए है। तो ये जो बी है ना, ये जो आपको बी है, बी के रिस्पेक्ट में ए क्या हुआ है? मोशन में हुआ है। बी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है? इसका जगह में पोजीशन में दूरी आया है, एक डिस्टेंस बढ़ा है, तो क्या कहेंगे? वो मोशन में है। लेकिन अगर हम ये क्या कहेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और व्यक्ति है, क्या है? यहाँ पर कोई एक और व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति जो कहेगा नहीं ये तो चुपचाप यहाँ पे हिला भी नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी हिला नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है। क्या कहेंगे? इसके रेफरेंस पॉइंट के, यानी कि अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो ये क्या कहेंगे हम लोग? इसको ये नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। अगर हम कहते हैं कि मेरा जो ये एक पेंसिल है, मान लीजिए हम एक पेंसिल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक पेंसिल बनाते हैं, ठीक है। ये एक मेरा पेंसिल है, हम कहेंगे कि मेरा जो पेंसिल है ना वो बड़ा है, क्या है? बड़ा है। लेकिन अब हम ये सवाल ये कहते हैं कि मेरा पेंसिल बड़ा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर मेरा पेंसिल बड़ा है। बोलेंगे सर आपका पेंसिल कैसे बड़ा है? मेरा लाइन तब तक सही नहीं है जब तक हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। हम बोलेंगे मेरा पेंसिल राम के पेंसिल से बड़ा है, तो कह सकते हैं कि राम का पेंसिल कुछ इतना दूर इतना होगा, ये सर नो। तो इसके मुकाबले में ये क्या है? ये इतना बड़ा है और इसका हाइट क्या है? इतना है। तब जब हम किसी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ना, तब हमको एक सही आइडिया मिलता है। यहाँ तो कोई डाउट है? तब हम लोग कहते हैं रेस्ट और मोशन भी कुछ उसी तरह है, जब हम किसी को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? चलिए, ठीक है। तो मोशन क्या कहेंगे? जब उसका पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे उसको? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक सेकेंड, जिसको टेकन एज, एक सेकेंड, ठीक है, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे उसको? हम लोग क्या कहेंगे?
एक रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अगर हम, और हाँ सिर्फ वही नहीं होता है, टाइम के साथ साथ क्या कहेंगे, वो कंटिन्यूसली, अगर वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के आधार पर हम उसको मानेंगे। एक और हम एक एग्जांपल समझाते हैं आपको, एक एग्जांपल समझाते हैं। सपोज दैट ये एक पेड़ है, क्या है आपको, एक पेड़ है, ठीक है। ये एक यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पे भी एक व्यक्ति है, ठीक है। ये कहेगा हम इस पेड़ से 10 मीटर दूर हैं, क्या कहेगा, ये कहेगा हम इस पेड़ से 20 मीटर दूर हैं, है ना, यस और नो। एक सेकेंड 20 मीटर दूर है। तो जब ये कहेगा, ठीक है, तो हम तो समझ रहे हैं हाँ ये इस पेड़ से ये 10 मीटर दूर है, ये कहेंगे ये 20 मीटर दूर है। सपोज दैट हम ऐसा करें तो ये तो हमको समझ में आ रहा है ना कि ये पेड़ से कितना दूरी है, ये 10 मीटर का दूरी है, ये कितना दूरी है, ये 20 मीटर का दूरी है। अगर हम ऐसा करें कि हम इसको हम मिटा दें, क्या करें, हम इसको मिटा दें। अब हम बोलेंगे कि ये 10 मीटर दूर है, ये 20 मीटर दूर है। अब सवाल आता है किससे, किससे ये 10 मीटर दूर है, किसी से ये 10 मीटर दूरी है, किसी से ये 20 मीटर का ये दूरी है, किसी से ये ना 10 मीटर का दूरी है, नहीं किसी से 20 मीटर का दूरी, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब तक एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है तब तक हम नहीं, क्या कहते हैं, वो हमको पूरी तरह से बात नहीं होता। हम लोग स्कूल में क्या कहते हैं, जब हम लोग ग्राउंड पर आते हैं, जब हम लोग को पीटी होना होता है तो हम लोग बोलते हैं ना वन हैंड स्टैंड की दूरी पर आपको खड़ा होना है, ठीक है ना, बोलते हैं ना वन हैंड स्टैंड, एक हाथ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आगे वाला जो स्टूडेंट होता है उसका हाथ का एक कंधाल हाथ रखते हैं और उससे एक पीछे हम लोग खड़े होते हैं या नहीं होते हैं। उसी प्रकार वो क्या होता है, वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट के तहत माना जाता है, होता है ना, एक रेफरेंस पॉइंट होता है वो मेरे लिए, होता है या नहीं होता है। बस ये था आपका रेफरेंस पॉइंट, आपको ये समझना था। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अगर हम मोशन में बोलेंगे तो मोशन में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स। मोशन में क्या होते हैं, आपको मोशन में क्या होते हैं बोलिए, एक फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, स्विमिंग फिशेस होते हैं, ब्लड इन द वेन, बहुत कुछ होते हैं। मान लीजिए एक प्लानिट होते हैं, प्लानिट भी मूव करते हैं। एटम्स हो जाते हैं, फिर केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, वो भी मोशन में होते हैं। ये सब क्या है, आपको मोशन के एग्जाम्पल है। कोई डाउट? ये मोशन जो होता है, आपको मोशन भी 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होते हैं मोशन? 3 टाइप के होते हैं मोशन। मोशन में कितने टाइप के होंगे, मोशन जो आपको बताना छोड़ दिए थे, मोशन को जरा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। मोशन आपको समझिएगा, ठीक है, एक सेकेंड। मोशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होते हैं लीनियर, एक होते हैं रोटेटरी, एक होते हैं ऑस्किलेटरी। लीनियर को हम लोग ट्रांसलेटरी भी बोलते हैं। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का होता है जो एक पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक जो जाता है ना, ठीक है, मोशन जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपको रोटेटरी मोशन और एक होता है आपको ऑस्किलेटरी मोशन। अच्छा, इसके एग्जांपल्स भी कुछ को समझा देते हैं। तो पहले समझते हैं कि लीनियर और ट्रांसलेटरी जो मोशन होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के मोशन होते हैं। उसमें भी आपको 2 टाइप के मोशन देखने को मिलेंगे। एक होगा रेक्टिलिनियर और एक होगा कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जब एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, क्या करे, जब ये कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब एक रास्ता से अगर हम जो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपको एक आपको ये हो जाएगा आपको रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अच्छा, ये रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं कहा गया है, बट एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, थोड़ा सा तो जिक्र है। अगर एनसीईआरटी में अगर जिक्र जरा सा भी होगा ना तो उसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर में समझना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। डायरेक्ट इस तरह से तो नोट्स बना के तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा उसमें आपको इसका जिक्र किया गया तो इसको हम लोग समझते हैं। ये तो समझ गया। जब कोई भी चीज़ एलोंग इसके आसपास जब चलते हैं ना तो इसको हम लोग कहते हैं कर्वीलिनियर। क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम कर्वीलिनियर। तो ये दूसरा हो जाएगा कर्वीलिनियर का एग्जाम्पल और ये हो जाएगा रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल, ठीक है।
अब ये रहता है कि रोटेटरी क्या होता है। रोटेटरी हम लोग समझेंगे, रोटेटरी मोशन किसके होते हैं कि रोटेटरी का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो अपने ही जगह पर अगर इस तरह से घूमेगा, फिर टर्न होकर के इधर देखेगा, फिर टर्न होकर के इधर देखेगा, फिर टर्न होकर जब इधर देखेगा, फिर टर्न होकर के इधर देखेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल दें ना अर्थ का, तो अर्थ एक अच्छा एग्जाम्पल आपको बनता है, ठीक है। अर्थ का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है कि वो अपने अक्ष पर क्या होते हैं, वो अपने एक्सिस पर जब कोई चीज़ घूमता है ना, उसको होते हैं रोटेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? अर्थ के हम आपको बता चुके हैं कि अर्थ में क्या होता है, एक रोटेशन होता है और एक रिवोल्यूशन होता है। अच्छा, रिवोल्यूशन वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं ये कर्विलिनियर मोशन में। कर्विलिनियर मोशन में कह सकते हैं कि कर्विलिनियर क्या होता है, जो एक सर्कुलर पाथ में आपको जो घूमे उसे क्या कहेंगे हम लोग, कर्विलिनियर मोशन भी कर सकते हैं। एक्चुअली में जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा कि अर्थ का जो पाथ होता है ना, वो आपको सर्कुलर नहीं होता, वो इलेप्टिकल होता है। क्या होता है? हाईली इलेप्टिकल होता है, इलेप्टिकल, ठीक है, समझेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन के बारे में से ऑस्किलेटरी क्या होता है। ऑस्किलेटरी का मतलब है कि एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम इधर से और इधर जा रहा है, तो ये भी एक मोशन में है। जब कोई चीज़ इस तरह से अच्छा, हम लोगों ने झूला देखा होगा, बच्चों लोगों का एक झूला होता है ना, नाव होता है, जो वो ऊपर जाता है और नीचे जाता है, जरूर झूला में झूले होंगे। तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, जो आपको ये ऊपर तरफ जाता है, फिर ये नीचे तरफ जाता है, वो वापस आकर के ये मेन पोजीशन में आकर के स्थिर होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ था ये एग्जांपल्स, इसलिए हम आपको ये एग्जांपल्स दिए। अब हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, यहाँ तक आपको कोई समझ में आया? चलिए ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या हैं। क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़, वैसे सभी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, और जिसको नापा जा सकता है, वो क्या हो सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं ना, लेंथ का एक मैग्नीट्यूड होता है कि हाँ कितना मीटर का लंबाई है। टाइम का कितना समय हुआ, कितना देर से कोई चीज़ चल रहा है, जैसे कि वो वन आवर हम क्या बोलेंगे कि कोई एक डिस्टेंस है, ये कार है, ठीक है, ये कार यहाँ पे पहुँच गया, हम बोलेंगे कि कितना देर में पहुँचा, तो 1 आवर में। तो ये जो 1 आवर, ये क्या एक मैग्नीट्यूड है, एक मीज़र है, तो ये क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गया, ठीक है। मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, और प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, ये सब क्या है आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आपके दो टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। क्या होते हैं? स्केलर और वेक्टर। बहुत बच्चे क्या होते हैं 9th क्लास में स्केलर और वेक्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिस वजह से 10th में तो आपको ये पूरी तरीके से दिया नहीं गया है, ठीक है, 10th में आपको ये सब नहीं दिया गया है, और वो 11th में सीधा जब बच्चे साइंस ले लेते हैं, तो ये स्केलर और वेक्टर के चक्कर में इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसमें वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर मैथ में भी आता है। जो साइंस लेंगे ना, जो साइंस स्ट्रीम लेते हैं, उसको मैथ में भी वेक्टर आता है, तो वेक्टर मैथ में भी यूज होगा, साइंस में भी, फिजिक्स में भी यूज होता है, तो वेक्टर समझ में नहीं आता है। तो वेक्टर अभी समझ लीजिएगा तो बहुत ही इजी है, अदरवाइज 11th में बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी समझते हैं पहले ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर और वेक्टर में क्या होता है। स्केलर बहुत ही इजी होता है, जिसको नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, वो इंडिपेंडेंट होते हैं डायरेक्शन से, मतलब इनको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कहेंगे टाइम को डायरेक्शन का ज़रूरत है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। टाइम को हम बोलेंगे, मान लीजिए टाइम, और डिस्टेंस को दूरी को किसी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कोई ज़रूरत होता है? नहीं होता है ज़रूरत। अब बोलेगा, जैसे हम कहने का अर्थ है, देखिए बात ज़रूरत की नहीं है, बात है कि अगर हम उसको नहीं लेते हैं, अगर हम डायरेक्शन को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कहना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरा घर से आपके घर से हम आपको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि मेरा घर से आपका घर कितना दूरी होगा, 3 किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 3 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या 3 किलोमीटर नॉर्थ बोले हम, ये 3 किलोमीटर साउथ बोले, 3 किलोमीटर ईस्ट बोले, वेस्ट बोले? नहीं ना, हम क्या बोले, 3 किलोमीटर दूर है। तो नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, तो इनको डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बी मैग्नीट्यूड, इसको बस चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का अर्थ है जैसे कि 1 आवर, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं लगा, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं मिला, ठीक है, डायरेक्शन को कुछ लगा नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, इन सब को कोई भी ज़रूरत नहीं होता है डायरेक्शन की, बस यही होता है स्केलर। अब वेक्टर क्या होगा? वेक्टर क्या होगा बताइए? वेक्टर डिपेंडेंट होगा आपको क्या चीज़ के ऊपर?
आपको डायरेक्शन के साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के ऊपर, डायरेक्शन के साथ ही साथ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो चाहिए सबको। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। ये चीज़ समझ में आया मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का देखिए प्रॉपर डिफिनेशन आपको हायर क्लास में समझ आएगा। मैग्नीट्यूड का डिफिनेशन आपको नहीं समझना, बस इतना समझ लेना है फिलहाल अभी आपको मैग्नीट्यूड के बारे में, कि मैग्नीट्यूड एक होता है किसी भी चीज़ की एक वैल्यू। जैसे कि पेंसिल को हम लोग नापेंगे, मेज़र करेंगे तो क्या बोलेंगे? वो 10 सेंटीमीटर का है, तो वो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? एक मैग्नीट्यूड हुआ। अच्छा, सेंटीमीटर 10, एक तो जो मेज़र किए वो तो 10 जो हो गया ना, वो हुआ मैग्नीट्यूड। सेंटीमीटर यूनिट होता है, उसके बगल में लगने वाला एक यूनिट। अब हम सिर्फ 10 बोल देंगे तो वो तो नापा नहीं जा सकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स। अच्छा, वेक्टर का बात करें तो वेक्टर में फोर्स का एग्जाम्पल लगता है। जैसे कि अच्छा, फोर्स का बात किया गया है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है एक बॉक्स, क्या है? ये है एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर है एक व्यक्ति, ये अपना हाथ से प्रेशर लगा रहा है इधर 5 न्यूटन का। फोर्स में वाला पढ़ा चुके हैं आपको 5 न्यूटन। और एक व्यक्ति आपको इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का। क्या लगा रहा है? 10 न्यूटन का। हम कहे हैं कि इस बॉक्स को ईस्ट के तरफ जाना है। किधर जाना है? ईस्ट के तरफ हमको इसको धकेलना है। तो क्या ये बॉक्स इधर जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये जो फोर्स लगा रहा है ये कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन। और ये क्या लगा रहा है? 10 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा टोटल फोर्स हमारे पास? टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? वो होगा ओनली 5 न्यूटन ही होगा टोटल फोर्स, ठीक है। क्योंकि 5 न्यूटन इसका और 5 न्यूटन इसका कैंसिल, बचा कितना? 5 न्यूटन। तो ये इधर की तरफ जाएगा, ना की तरफ, ईस्ट की तरफ गया? नहीं गया। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शन लगा। डायरेक्शन समझ में आया? अच्छा, अगर हम इसी बॉक्स को अगर हम एक व्यक्ति इधर से ये 5 न्यूटन का प्रेशर लगाएगा और दूसरा व्यक्ति, वही दोनों व्यक्ति, ठीक है, इधर से 20 न्यूटन का अगर लगा रहा है प्रेशर, तो क्या ये ईस्ट की तरफ फ्लो करेगा? क्या ये ईस्ट की तरफ फ्लो करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा इसका? 25 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए, गुड। चलिए अब हम लोग जो समझेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट समझते हैं, ये यूनिट के बारे में। एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी होगा कि क्लास 9th में अगर हम लोग समझ जाएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, तो क्लास 10th में समझने में हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? तो पहले समझते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है? वो टूल्स जिसका यूज करके हम लोग कोई भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? विच आर स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। कहने का अर्थ होता है वही अभी हम आपको जैसा समझाएं कि अगर एक, मान के चलिए एक पेंसिल है, ये क्या है? एक पेंसिल है। अब ये पेंसिल है, अब इस पेंसिल को अगर हम बोलेंगे कि मेज़र कीजिए, और हम सिर्फ लिख देंगे कि ये इसका जो नहीं है 10 है, बोलेंगे व्हाट 10? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। जब हम इसके बगल में लगाएंगे 10 सेंटीमीटर, तब ये जा कर के पूरी तरह से हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये 10 सेंटीमीटर का। तो ये जो सेंटीमीटर होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? यूनिट बोलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए, गुड। चलिए, अब ये एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब होता है कि जो यूनिट आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आपको जिसको माना जाता है, जैसे कि सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हमारे लिए इंडिया के लिए जितना होगा, उसी तरह अमेरिका के लिए भी होगा, उसी तरह लंदन के लिए भी होगा, उसी तरह फ्रांस के लिए भी होगा। सबके लिए वो 10 सेंटीमीटर 10 ही सेंटीमीटर होगा। कोई डाउट है? 1 आवर सबके लिए 1 आवर ही होगा। क्लियर है? चलिए, जैसे अच्छा लेंथ के लिए कौन कौन से यूनिट होते हैं? जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। मास के लिए किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। अच्छा, वही होते हैं कि एम, इसी को हम लोग एमकेएस भी बोलते हैं, सीजीएस भी, मतलब एम मतलब हो गया मीटर, किलो, और ये सेकेंड, ठीक है। और सी के लिए हो गया सेंटीमीटर, या जो भी ग्राम में नापेंगे ग्राम, और ये आपको हो गया सेकेंड,
ठीक है। तो एमकेएस तो सीजीएस इस ये सभी पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझाना था, समझना था कि एसआई यूनिट होता क्या है। एसआई यूनिट यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए गुड। अब हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या समझेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस क्या होता है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो पहले हम लोग समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस सबको पता है। डिस्टेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंथ होता है ऑफ द पाथ, कोई भी रास्ता का, जो कि एक मूविंग बॉडी, क्या लिखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है। जब कोई एक यहाँ से अगर यहाँ तक अगर कोई चीज़ गया है तो यहाँ पर ये जो पोजीशन जो इसका चेंज है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन में जब चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मोशन में है। अगर ये कोई ये बॉक्स यहाँ था, अब ये बॉक्स यहाँ आ गया है, ठीक है, तो ये क्या है, आपको यहाँ इसके बीच में एक ऐसा दूरी होगा, एक लंबाई होगा, इतना दूरी होगा। मान लीजिए ये 100 मीटर है। हाँ, ये 100 मीटर को हम लोग क्या कहेंगे? ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजी चीज़ है, सब जानते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट और आपको ये डिस्टेंस में, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ है ए, ठीक है, ये ए, ये यहाँ से यहाँ तक चला 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, क्या चला आपको? ये भी 10 मीटर है। ये है बी पॉइंट, ठीक है, ये है क्या? बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक डी तक चला, कितना चला आपको? ये 10 मीटर, ठीक है, कितनी भी मीटर। तो हम आपको पूछेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये कहेंगे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 30 मीटर। 30 मीटर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको? 30 मीटर। अगर हम कहेंगे, ठीक है, अगर हम कहेंगे कि इसका आपको डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, बस एक ही इसका चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना है, इनिशियल पोजीशन, इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन, जहाँ से कोई भी चीज़ आपको रेडी हुआ है, कहाँ से, जहाँ से आपको मोशन में आया है, इनिशियल पोजीशन। अच्छा, इनिशियल पोजीशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, P और नीचे में I, इस तरह से, ठीक है, हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को PI से लिखेंगे और फाइनल पोजीशन को हम लोग P और छोटा सा F, फाइनल पोजीशन को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब हमको बताइएगा कि इनिशियल पोजीशन कौन है और फाइनल पोजीशन कौन है इसमें से। ए क्या होगा? इनिशियल पोजीशन, और डी क्या होगा? फाइनल पोजीशन। तो ये जो डी जो है ये फाइनल पोजीशन कहलाएगा। तो अगर हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब है कि इनके और इनके बीच का जो आपको, इनके और इनके बीच का जो आपको जो इतना दूर जो एरिया होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक में, तो ये हो जाएगा आपको 30 मीटर। एक सेकेंड, 30 मीटर, समझे? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 30 मीटर। लेकिन यहाँ तो ठीक है। अब कंडीशन कुछ ऐसा आ जाए कि सपोज दैट ऐसा करते हैं हम लोग, एक फिगर बनाते हैं, ए यहाँ है, बी तक गया, क्या है, बी तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 4 मीटर। क्या है? 4 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक गया सी, ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ ये सी, तो ये सी पर जो गया है ये मान लेते हैं आपको 3 मीटर। ये कितना है? 3 मीटर दूर गया सी मीटर, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए वो कितनी दूरी तय किया, डिस्टेंस पूछते हैं, ओनली डिस्टेंस बताइएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? हाँ, ये हो जाएगा आपको 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि हो जाएगा ये 7 मीटर, हो गया ना। अब हम आपसे पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब है, जो इनिशियल पोजीशन की इसे कहते हैं, और फाइनल पोजीशन, यानी इन दोनों के बीच का
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इतना गोल घूम करके उसको अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को पाथ का ज़रूरत नहीं होता है, रास्ता का ज़रूरत नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिस्टेंस, उसको बस चाहिए शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके लिए क्या होगा, ये होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा उसके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। ये इससे शॉर्टेस्ट कोई हो सकता है डिस्टेंस, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है? यहाँ जाने के तो हज़ारों रास्ते, लाखों रास्ते हो सकते हैं ना यहाँ पहुँचने के, यहाँ ऐसे भी जा सकता था। तो क्या ये सब रास्ता आपको सबसे शॉर्टेस्ट हो सकता है? नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये निकाल लेंगे अगर इतना दूर, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अच्छा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट ट्रायंगल, हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि राइट ट्रायंगल को हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, अगर हमको हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, बेस का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज टू 16 प्लस 9 इज टू 25, और ये आपको हो जाएंगे 5। एक्चुअली मैथ में प्लस और माइनस दोनों 5 आते हैं, तो ये आपको क्या करना है, आपको प्लस का पॉजिटिव का ले लेना है। ठीक है, इस चीज़ क्लियर रखिएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वैसे माइनस में भी आते हैं, बट आपको अभी फिलहाल क्या समझना है, अभी यही समझना है कि कितना आ गया आपका आंसर 5। तो ये क्या होगा कि ये जो 5 मीटर होगा ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, चलिए ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट समझना होगा पहले, और एक डिस्प्लेसमेंट का हम एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट ये है ए वाला पॉइंट, यहाँ से चला बी तक, यहाँ से चला सी तक, यहाँ से चला डी तक। ठीक है, सबका एक पॉइंट देते हैं। ये 10 मीटर, ये 8 मीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये 9 मीटर है, इसको भी 10 मीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, विदाउट, अगर हम बोलेंगे, अच्छा वो क्या किया, वो यहाँ तक गया, ये एक घर है, ये कोई एक दुकान है या कहीं पे कुछ है, ये एक जगह है, इस जगह से इस जगह तक गया है। ठीक है, और वो वापस आया, यहाँ से वापस इतना दूर आया, फिर इतना दूर आया और बी पर जा कर के रुक गया। ठीक है, तो आप हमको बताइए टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर किया, डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा बताइए। 10 मीटर, 8 मीटर वो चला, और फिर 10 मीटर चला, फिर वो बैक चला 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चला ना, तो 10 मीटर, फिर क्या चला, फिर वो चला 8 मीटर। कितना चला वो, 8 मीटर तक चला। कोई डाउट नहीं यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, 10 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 10, 10, 20, 30, 38 और ये 46, यानी टोटल कितना हो गया आपको डिस्टेंस, 46। वो 46 मीटर चला। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर हम इसी फिगर में आपसे पूछे डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट क्या कितना हुआ, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट बताए, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, 10 मीटर। 10 मीटर। क्यों 10 मीटर होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और लास्ट कहाँ तक पहुँचा था, वो बी तक वापस आया। तो इन दोनों के बीच का जो मात्र जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ आ रहा है? गुड। तो ये क्या कहलाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 10 मीटर। अच्छा ये 10 मीटर होता क्यों है? बहुत लोग तो ऐसे समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए हम एक और चीज़ समझाते हैं। देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट को क्या, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ना वो होते हैं वेक्टर, वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इनको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनको डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। चलिए, अगर हम कोई एक डायरेक्शन ऐसे हम चलते हैं, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो अगर हम जस्ट इसका अगर हम अपोजिट चलेंगे ना, तो निगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इसका निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ये ईस्ट है, अच्छा इधर ईस्ट होता है और इधर आपको वेस्ट होता है। अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, वेस्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव हो गया। अगर हम कोई पॉइंट से आपको
इस तरह नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और जस्ट हम उसका अपोजिट चल गए तो वो क्या हो जाएगा, वो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये आपको नेगेटिव में हो जाएगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ना ही जीरो होता है। डिस्टेंस कभी ना तो जीरो होते हैं ना ही नेगेटिव होते हैं। अगर समय के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है तो समय के अनुसार उसको समय भी खर्च हुआ होगा, चाहे वो कितना भी कम समय हो, समय तो खर्च हुआ होगा और एक डिस्टेंस भी कवर हुआ होगा। एक छोटा क्यों ना डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस कवर हुआ होगा, लेकिन वो ना ही जीरो हो सकता है और ना ही वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन समझाते हैं। यहाँ तक कोई समझ में आ गया डाउट कि अगर आपको कोई भी डायरेक्शन के अगर हम जा रहे हैं, जस्ट उसके अगर हम अपोजिट चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हम इधर चल रहे हैं, इधर अगर पॉजिटिव है तो अगर हम जस्ट इसके अगर हम इधर चल गए तो ये नेगेटिव हुआ। क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। अब इसी के ऊपर में होता क्या है ना, अब हम आपको समझाते हैं कि यहाँ था आपको ए, ये आपको बी तक गया, ये आपको सी तक गया, ये आपका डी तक गया, ये आपका था 10, ये आपको था 8, ये आपका हो गया 10, यही था ना। अब वो वापस क्या किया, इस डायरेक्शन में चला, वो वापस इस डायरेक्शन में चला और बी पर रुक गया। ए इसका इनिशियल पोजीशन था और बी इसका फाइनल पोजीशन था। तो होता है क्या कि हम सारा का सारा डिस्टेंस को जोड़ते हैं। क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, अभी हम आपको समझाए थे कि जब भी आपको एक कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट उसके अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 मीटर, 10 मीटर जोड़ दिए। फिर वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है तो वो 8 मीटर हम जोड़ दिए। ठीक है, फिर वो क्या हो रहा है, 10 मीटर हो गया, चलिए 10 मीटर। लेकिन अब देखिए डी से जो सी तक गया, ये जो आपको डी से जो सी तक जा रहा है, डी से आपको सी पर जो जा रहा है इतना दूर, ये अपोजिट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अपोजिट जा रहा है ना। इस डायरेक्शन का ये अपोजिट है या नहीं है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोले थे, नेगेटिव हो जाता है। तो प्लस करेंगे नेगेटिव का 10 मीटर, क्या करेंगे, नेगेटिव का 10 मीटर। उसी तरह सी से जब बी तक जाएगा तो कितना होगा, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, बी तक पहुंचने में उसको जाने में उसको इस डायरेक्शन में गया, फिर ऐसी इस तरह से डायरेक्शन में गया, लेकिन अब वापस इधर जा रहा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो 8 मीटर इसका नेगेटिव में भी होगा। अब आपको सबको जोड़ दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। 10 मीटर तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 8 मीटर और 8 मीटर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचता आपको क्या है, 10 मीटर बचता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए ये समझना जरूरी था। यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का अब हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, When the body moves from one position to another, क्या लिखा हुआ है, जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहा है, the shortest distance between the initial position and the final position of the body along with the direction, यहाँ तो कोई डाउट, चलिए। अच्छा, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही होता है। क्या होता है, मीटर ही होता है, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों के मीटर ही लगाएंगे, चलिए ठीक है। अच्छा, एक और आपको कंडीशन बता सकते हैं, चलिए एक कंडीशन एक और है। मान लीजिए ये आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी तक गया, फिर वो वापस यहाँ आया। ठीक है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब हमको बताइए कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस बताइए कितना कवर किया। वो ए से स्टार्ट किया था, वापस ए पे पहुंच गया, कितना गया, कितना हो गया, 12 हो गया। 4 + 3 + 5 क्या हो गया, 12 मीटर। अगर हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब बताइए। अभी आप ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की बात है। हम आपको फिर से समझाए थे
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन भी यही है और लास्ट में पहुंच भी गया इसी जगह पर, तो फाइनल पोजीशन भी यही है। तो क्या इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस होगा, कोई भी जगह होगा? नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? 0 मीटर होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है। समझ रहे हैं इस चीज़ को क्या नहीं? चलिए गुड, ये भी कंडीशन होता है। क्लियर? मान लीजिए हम अगर एक बात बोल रहे हैं, ये एक जगह है, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ, ये आपको एक व्यक्ति है, ये चल रहा है। मान लेते हैं कि ये टोटल का टोटल सर्कम्फेरेंस क्या है? 14 मीटर का है। सर्कम्फेरेंस क्या है? 14 मीटर का है। तो जब ये निकला 14 मीटर का, तो ये चल के जब एक राउंड मारेगा, इधर से जब चल के जब इतना दूर तक जाएगा, तो हमको एक बात बताइए, क्या ये जो है आपको कितना दूरी कवर करेगा? डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस तो हो जाएगा कि हाँ डिस्टेंस आपको 14 मीटर ही। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या कहिएगा? 0 होगा। क्यों? इनिशियल पोजीशन भी यही था और फाइनल पोजीशन भी यही था। इस वजह से इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0 मीटर। समझ रहे हैं? यस और नो? ये भी समझना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और माइनस में भी निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बराबर भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड समझ रहे हैं? स्पीड क्या होता है? स्पीड को समझते हैं। स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड क्या होता है? गिव्स एन आइडिया। अच्छा, हम अगर कहते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड को हम लोग नॉर्मल भाषा में हम लोग जो अगर हम बोले तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर हम बोलेंगे कि ना 10 किलोमीटर पर आवर से हम स्पीड में आए हैं या 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आए, तो ये क्या होता है? ये होता है कि स्पीड। हम लोग जो डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं ना, 2 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से हम लोग जो आते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? ये एक स्पीड होता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि मेरा 1 घंटे का यात्रा कितना है? 10 किलोमीटर है। 2 घंटे में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि स्पीड होता है। तो स्पीड का अर्थ क्या हो गया? स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब यही होता है कि वो कोई भी गति जो है ना, कोई भी मोशन है, वो कितना स्लो है और कितना उसका फास्ट है, तो उससे पता चलेगा वो कितना स्पीड में है, ठीक है। चलिए, तो जब हमको कोई एक आइडिया देता है कि हाउ स्लो और कितना वो फास्ट है, कोई भी बॉडी जो मूव हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड जो होता है कोई भी बॉडी का, वो क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है ना, सॉरी, स्पीड जो होता है किसी बॉडी का, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। यानी कि स्पीड जो होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो भी टाइम में जो हम लोग जो कवर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको लिखा हुआ है, मान लीजिए हम लोग जो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते हैं स्पीड को। स्पीड बराबर क्या होता है? 10 किलोमीटर पर आवर, इसी तरह लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? स्पीड बराबर तो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, हम लोग इसी की तरह देते हैं। डिस्टेंस ऊपर में लिखेंगे 10 किलोमीटर, ठीक है, और नीचे 1 आवर। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से। तो 1 आवर को हम लोग इस तरह से हम लोग देंगे पर बोल देते हैं। 1 घंटे के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पर। 1 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पर। तो 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 आवर में आपको 20 किलोमीटर। यहाँ तो कोई डाउट है? तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग का ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, S=D/T, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। वाई मीटर पर सेकेंड? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो मीटर ऊपर में लिखा आएगा, नीचे सेकेंड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी को बताएं, क्या बताएं? कि उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी समझ में आया? वो उसको बस चाहिए एक मैग्नीट्यूड। उसको क्या चाहिए? एक मैग्नीट्यूड। अगर हम बोल रहे हैं कि जो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बताएं कि 10 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, ये नहीं बोलते हैं। इसमें हम लोग कोई भी डायरेक्शन वर्ड यूज करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन, ये हमें कोई भी एक डायरेक्शन का आइडिया नहीं देता है, ठीक है। टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन शुड आल्सो बी नॉन।
ठीक है। तो अगर उसको हम अगर एक एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो हम लोग उसको क्या चीज़ में करेंगे, हम लोग एक वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। अब समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह से अभी हम आपको बताएं ना कि डिस्टेंस का बड़ी बहन क्या हो गया आपको, डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह स्पीड की बड़ी बहन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जिस प्रकार डिस्टेंस में क्या चाहिए था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उनमें कोई भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन लगता है ना, अपोजिट डायरेक्शन। अभी जस्ट जैसे बताएं, तो उसी प्रकार स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसको कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, और वेलोसिटी को डायरेक्शन का ज़रूरत होता है, क्योंकि वेलोसिटी का जो डेफिनेशन ही है ना, आपको उसी में समझ में आ जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या दिया हुआ है, इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल जो किया जा रहा है इन ए गिवन डायरेक्शन, कोई भी दिया हुआ डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं उसी को तो बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, और जितना समय लेते हैं, ठीक है, जब उनको डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। जस्ट स्पीड का जैसे ही फॉर्मूला है, ऊपर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे हो जाएगा टोटल टाइम। और इसी तरह स्पीड का भी होता है, ऊपर में डिस्टेंस, नीचे में होता है आपको टाइम। यहाँ तो कोई डाउट, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर हम और इसके बारे में जानें, अगर हम उसके बारे में और थोड़ा सा जानें, और इसका एक और डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। या और हम अगर इसको बोलें तो वेलोसिटी मेजर करता है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट इज चेंज इन पोजीशन पर यूनिट, ठीक है। अब जैसे समझाते हैं आपको, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। और जब हम इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे ना, तब आपको वेलोसिटी बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। अभी वेलोसिटी के ऊपर जब तक आपका कोई अगर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता था, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता था, सेकेंड। इसीलिए इसका भी जो वेलोसिटी का भी जो एसआई यूनिट होगा वो भी मीटर पर सेकेंड होगा। जैसे स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड था ना, उसी तरह वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा आपको, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे MS, ठीक है, ऊपर में -1 का हम लोग लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। जब ये नीचे को जब हम ऊपर भेजेंगे ना, तो -1 का हम लोग लगाते हैं, ऊपर में पावर लगाते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है, अगर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो आज यहीं तक आपको रखते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये आपको होगा तो आपको हम ये भेज देते हैं, ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए गुड।